अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? तैयारी। तैयारी किसकी? पॉडकास्ट की। पॉडकास्ट की? हाँ, अरे सर, अब ये क्या करने लग गए? बताया तो था भाई, पॉडकास्ट की तैयारी कर रहा हूँ। अरे ये कैसी तैयारी है? भाई हमेशा जरूरी नहीं कि रिसर्च करके तैयारी की जाए, किताब पढ़ के तैयारी की जाए। क्राफ्ट भी कोई चीज होती है, कुछ सीखना सिखाना भी कोई चीज होती है। पता है कहाँ है आज हम? हाँ? हाँ क्या? किसकी समझ में तो आएगा नहीं। आज हम KIT गाजियाबाद में हैं और यहाँ हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, किस तरह से यूनिवर्सिटी चलती है, कैसे यहाँ पर पढ़ाई होती है, कौन से कोर्सेज होते हैं, ये सब कुछ देखेंगे, समझेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। अभी निकलूंगा बाहर, आप एक झलक देखिए उसकी। हेलो भाई, ये VC साहब कहाँ मिलेंगे आपके? आइए सर, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। Good morning, folk. This is Professor Nagaraj Ramarao. After about 30 plus years of academic experience in various universities throughout the country, right from west to south and now again to north, I have taken over as the founding vice chancellor of KIET deemed to be university. सर, आज जब मैं KIT में आया हूँ तो आपका मैं प्रोफाइल देख रहा था। हाँ जी। तो वो देखने के बाद मुझे समझ में आया कि आपने साउथ से लेकर नॉर्थ तक बहुत सारी जगहों पर काम किया है। तो आपसे अच्छा कौन होगा ये बताने के लिए कि किसी यूनिवर्सिटी में क्या क्या होना चाहिए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट जो भी होगा, देश की जो युवाओं की जो एस्पिरेशंस है वो तो कॉमन होती है। मतलब इंडिया जानी जाती है अपनी नॉलेज इकोनॉमी के बारे में, अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के बारे में। सो वेदर यू गो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, एस्पिरेशंस ऑफ द यंगर जनरेशन रिमेन्स द सेम। तो मतलब anybody for that matter, I always go with this foundational line ki any graduation must lead to gainful employment. That is because the legacy of this country has been more into like generation of employment and employment opportunities to the youth, और वो हायर एजुकेशन ही दे सकता है। बचपन से हमको बोला जाता है कि पढ़ोगे तो ये बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ और बनोगे। तो ये वाला एस्पिरेशन तो नेशनल है। So having this in the thought process and with my experience in very good institutions, right from south to west to now again coming to the north, I am trying to put up things in such a way that I meet the aspirations of all these stakeholders. मैं जब stakeholders की बात करता हूँ तो obviously मेरा first stakeholder मेरा student है, जो मेरा graduate यहाँ से pass out होके जाएगा। उसकी क्या काबिलियत होनी चाहिए when he is going out and facing the world. And now with the ever-changing technology, that challenge of creating that apt graduate is multiplying and is very, very complex. Because newer technologies and हम सब AI के बारे में बातें कर रहे हैं कि AI कैसे jobs को disrupt कर रहा है, कैसे हम लोग बोल रहे हैं कि lower level jobs सारे AI खा रहा है। और साथ में ये जो हमारी जो मेजर जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, आप कोई भी एसोसिएशन देखो, NASSCOM देखो, आप CII देखो, ये सब हमेशा एक सर्वे लाते हैं कि ओनली 10% ऑफ द ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ दिस कंट्री आर एम्प्लॉयबल। तो वो चीज़ सब मद्देनजर रखते हुए एनीबडी हु इज इन द हायर एजुकेशन हैज़ ए वेरी वेरी मतलब कॉम्प्लेक्स रोल इन टर्म्स ऑफ हाउ आई मेक माई ग्रेजुएट one of the best possible human resource available not only in the country but across the world. Because कि KIT की खासियत क्या है, क्यों किसी को यहाँ एडमिशन लेना चाहिए? KIT अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, अभी से नहीं, मतलब पिछले उसकी 30 साल ऑलमोस्ट 30 साल की KIT की लेगेसी है। अपने जो एस्पिरेंट्स है KIT के एस्पिरेंट्स, वो एक निश ग्रुप बनती है। उत्तर प्रदेश स्टेट में पास के बिहार स्टेट से भी होंगे, एंटायर नॉर्दर्न रीजन और साउथ से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, बेसिकली बिकॉज ऑफ दी interdisciplinary opportunities that this institution has been providing. It could be in terms of multidisciplinary education or in terms of providing those multidisciplinary training opportunities. हमने तो आपने अभी कैंपस में जब आप हम लोग जाएंगे,
आप देखेंगे कि हमने 1 दर्जन सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बना के रखे हैं। उस सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस में ये है कि हर एक ब्रांच के साथ वो स्ट्रेट अवे जुड़ सकता है, बट हम लोग उस पर एक और ऐड करेंगे कि सिर्फ मुझे एक, फॉर एग्जांपल मेरी जो मर्सिडीज बेंज की जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, उसमें मैं सिर्फ मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जाएंगे ये नहीं एस्पायर करूंगा। मैं उसमें सोचूंगा कि मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे भी जाएं, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चे भी जाएं और कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग के बच्चे भी जाएं, ताकि उनको वहाँ की जो बेसिक, मर्सिडीज तो एक ब्रांड है, हम लोग सब जानते हैं, उनकी जो इंजन टेक्नोलॉजी जो होगी, उनकी जो मतलब सारा ट्रैक्शन का टेक्नोलॉजी जो होगा, उनका जो लोकोमोटिव बहुत मतलब टॉप क्लास होगा, उनका रिसर्च तो हाईएस्ट होगा। सो द स्टूडेंट्स गेट दिस अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली मैकेनिकल इंजीनियर्स बट बाकी सबको पता होना चाहिए, सबको भी पता होना चाहिए। तो वो इंटरडिसिप्लिनरिटी ऑफ एजुकेशन को मतलब महत्व देते हैं। सो सिमिलरली अभी जब हम लोग एक जर्नी तय कर चुके हैं, from being an affiliated institution, from being an autonomous institution and now to university, this journey hasn't happened just like that in one day. It has happened due to relentless हमने क्वालिटी पे जो जोर दिया है, उसके वजह से ये जर्नी पॉसिबल हुआ है। हम NAC A+ बोलते हैं, हम NIRF में वो 150 वाला रैंकिंग बोलते हैं, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट NBA हम बोलते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, जो सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के एक्रेडिटेशन देते हैं। मेरे सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एक्रेडिटेड हैं। और यूनिक एक और बात है कि मेरी PG प्रोग्राम्स भी एक्रेडिटेड है, विच इज़ वेरी यूनिक टू द कंट्री, बिकॉज नॉर्मली PG प्रोग्राम्स एक्रेडिट होना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे में जो भी PG में चला रहा हूँ ये भी सारे एक्रेडिटेड है। तो ये सब जर्नी जो तय करके आया है, आज हम एक पड़ाव पे खड़े हैं जहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी बन रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी बनने के बाद में ऑब्वियसली मेरे एस्पिरेंट्स जो हैं वो चाहेंगे कि वो KIT में आए। जब आपका संस्थान जैसे चला इतने सालों, जब आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो जाते हो तो परिवर्तन क्या आते हैं आपके साथ भी, और एडमिशन प्रोसेस में क्या आ जाते हैं? कुछ चेंजेस आते ही होंगे। चेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे। बीइंग एन एफिलिएटेड सिस्टम हमको मतलब वो थोड़ा बहुत की कंट्रोल रहती है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर रहती है इन टर्म्स ऑफ गिविंग दोस, जो भी हमारा एडमिशन प्रोसेस होता है गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है। यहाँ अभी भी गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलेगी, ऐसे नहीं कि नहीं चलेगी, बट अपने पास ये फ्रीडम है कि हम अपनी खुद की एंट्रेंस चलाएं। पहले वो नहीं था, अभी हम अपनी खुद की एंट्रेंस चलाएंगे, बट टू गिव इम्पोर्टेंस टू क्वालिटी एंड नेशनल मेट्रिक्स। JEE तो एक मेजर नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स एस्पायरिंग फॉर द गवर्नमेंट एडमिशंस IIT में होगा, NIT में होगा, IIITs में होगा, IISERs में होगा, वैसे वाले जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं वो लिखते हैं। मुझे वो वाले बच्चे भी KIT में आना है, उसके लिए हमने एक लाइन ऑफ एडमिशंस बनाए हैं। सिमिलरली थ्रू केडा अपनी जो खुद की भी KIT की भी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके थ्रू भी आएँ। और अगर कोई मतलब अपनी +2 में भी बहुत अच्छे स्कोर लिए हैं ड्यू टू वेरियस, मतलब उनकी स्कोर अगर टॉप लेवल की स्कोर है, वैसे बच्चे भी अपने पास एस्पायर कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो एडमिशन तो इतने तरीके एडमिशन के? कई तरीके के हैं, बट ये मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा, अभी वो काउंसलिंग में हमारी नहीं होगी थ्रू मतलब गवर्नमेंट काउंसलिंग से वहाँ पे रजिस्टर करके अंदर वो एडमिशन करना, वो नहीं होगा। अब डायरेक्टली जो भी एस्पिरेंट्स KIT आना चाहते हैं वो डायरेक्टली KIT आएँ, अपनी सारे वेबसाइट्स में admissions@kit.edu वाला जो हमारा है वहाँ पे वो कांटेक्ट करें, और अपनी वेबसाइट में जाके एडमिशन सेक्शन में क्लिक करें। वहाँ पे सारे प्रोसेस वहाँ पे लिखा गया है कि क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या बेंचमार्क्स हैं, कौन से ब्रांच में क्या मेरिट चाहिए, एंड व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। मैं सारों को ये अपील करूँगा कि वो देखें कि उसमें क्या है और उसके हिसाब से अपना एडमिशन की जर्नी शुरू करें। सर, अब आप लोगों का दर्जा बदल गया है, आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो गए हैं। सही है। तो मेरे मन में जिज्ञासा है और बाकी लोग भी जानना चाहते होंगे कि जब कोई संस्थान अपने नाम के नीचे लिखता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, उसके लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है, प्रोसेस क्या है और आप कैसे बने? आपने सही बताया कि मतलब कि एज ए कॉलेज, जो कॉलेजेस थे, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस था, उसको एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी लिखना तो मतलब वो इतना आसान काम तो नहीं है। सारे बेंचमार्क्स हैं, सारे जो प्रोसेस है गवर्नमेंट ने थ्रू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक बहुत ही सटीक प्रोसेस बना के रखा है वहाँ पे कि पहले तो क्वालिटी बेंचमार्क ऑब्वियसली इस देश में क्वालिटी बेंचमार्क को कैसे हम लोग मेजर करेंगे, मेजरिंग इज थ्रू हैपेंस थ्रू द एक्रेडिटेशंस। नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल एक है जो बहुत बड़ी संस्थान है, जो पूरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिट करती है। KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस NAC A+ ग्रेडिंग है और पिछले 3 साइकिल से है। तो मतलब वो लोग नॉट ओनली दे सी ओनली फॉर द करंट साइकिल एक्रेडिटेशन, वो सस्टेनली लगातार होना चाहिए।
वो भी देखेंगे साथ में। सो ये सब बेंचमार्क्स अगर हमारे पास है तब हम एलिजिबल बनते हैं यूनिवर्सिटी बनने के लिए। तो हम लोग अप्लाई करेंगे, प्रोसेस होगा और अब वो जांच पड़ताल होगा यूजीसी का, उनकी टीम फिजिकल विजिट आएगी, सारों से मतलब सारे डिपार्टमेंट्स विजिट करेंगे, सारे सेंट्रल फैसिलिटीज़ विजिट करेंगे और जो भी हमने डेटा दिया है वो सही है या नहीं वो भी वेरीफाई करेंगे। हर एक चीज़ अगेंस्ट दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वर्सेस व्हाट इज़ बीइंग गिवन सारी वेरिफिकेशन करके कमिटी अपनी रिपोर्ट यूजीसी को देती है। यूजीसी अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके पास करती है, तब जाके हम लोग यूनिवर्सिटी बनते हैं। इतना आसान नहीं है। हाँ, इतना आसान नहीं। तो मतलब कि हमने अभी यूनिवर्सिटी बना है, इसका ये मतलब है कि हमने वो सारे बेंचमार्क्स हमने पार किया है और हमारी जो भी प्रपोजल थी बहुत सक्सेसफुली उन्होंने उसको अप्रूव किया है और हमको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। दिस इज़ द होल जर्नी फ्रॉम बीइंग ए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू बिकमिंग ए डीम्ड यूनिवर्सिटी। एक और सवाल है, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, ये देख के बड़ी खुशी होती है मुझे कि अब ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का कोई बच्चा बाहर जाता है, बल्कि बहुत सारे बाहर के स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो देख के अच्छा लगता है। केआईटी का क्या सीन है इस मामले में? हर एक चीज़ में क्वालिटी बेंचमार्क ही एक मेजर प्लेयर होता है। देयर इज़ ए इनिशिएटिव कॉल्ड अ स्टडी इंडिया प्रोग्राम, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, SII बोलते हैं हम उनको। देयर इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडी, एक काउंसलिंग जैसा एक इनिशिएटिव उन्होंने क्रिएट किया है फॉर पीपल फ्रॉम वेरियस नेशंस हु एस्पायर टू कम यहाँ पे आके पढ़ाई करने के लिए एक वो गेटवे बना के रखा है। हम लोग स्टडी इंडिया प्रोग्राम के मेंबर हैं क्योंकि वी हैव दोस क्वालिटी बेंचमार्क। उसमें भी बेंचमार्क यही अक्रेडिटेशन वाली बेंचमार्क है, अगर आपकी ये ग्रेड की अक्रेडिटेशन है, आप NARF में स्पेसिफिक रैंकिंग में हो, तब जाके आपको स्टडी इंडिया प्रोग्राम में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। और वो लोग बच्चे जो भी हैं, हमारी वो ब्रोशर बटेगी, हमारी फीस स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे जाएगी, उसके हिसाब से बच्चे सेलेक्ट करेंगे। सो ऑन दैट बेसिस वी हैव बीन डूइंग वंडरफुली वेल। पहले हमारा थोड़ा बहुत मतलब कि शायद ये था कि हम एफिलिएटेड सिस्टम थे तो इतने सारे बच्चों को हम नहीं अट्रैक्ट कर पाए। यस, वी हैव अट्रैक्टेड बट नॉट टू द एक्सटेंट। बट अभी जैसे ही हम लोग यूनिवर्सिटी बने हैं, हमारी जो लर्निंग आर्क है जो हम लोग बोलते हैं, वो हमने बहुत सारा उसमें चेंजेस ला रहे हैं। तो ऑब्वियसली वी शुड बी एबल टू अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू द इकोसिस्टम। द अदर चैलेंज इज फॉरेन यूनिवर्सिटीज कमिंग हियर, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। पहले तो वो नहीं था, अभी हम लोग तो यूजीसी फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी अप्रूव कर रहा है। अपनी जो दिल्ली NCR में भी बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ गए हैं, अक्रॉस इंडिया आ रहे हैं। तो उनके साथ मुझे कॉम्पीट करके वही बच्चों को मेरे पास अट्रैक्ट करने के लिए बेहतर होने मुझे करना है, वो वाला इनिशिएटिव करना है। एंड जैसे मैं अर्लियर पार्ट में भी बताया था कि जो टीचिंग लर्निंग जो है एंड जो क्रिएटिंग ए होलिस्टिक ग्रेजुएट वाला जो हमारा एंडेवर है, उसको कहीं भी हम लोग वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। उसको हम द बेस्ट रखेंगे ताकि जो ग्रेजुएट मेरे यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाएगा बाहर, वो नॉट ओनली ही इज़ suitable to be employed or suitable for higher education or suitable for any sort of job, any sort of role as a higher educational professional, सारी चीज़ उसमें होनी चाहिए। उसकी पाथवे जो है, मतलब उसको क्या बनना चाहता है वो, मतलब ही वांट्स टू बिकम ए रिसर्चर, उसको साइंटिस्ट बनना है, रिसर्चर बनना है, उसको हायर एजुकेशन में जाना है, उसको डॉक्टरल एजुकेशन में जाना है और उसको कोई जॉब्स में जाना है। और मेरी एक और एंडेवर होगी कि आजकल तो हम लोग जानते हैं कि बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी 3,60,000 मैक्सिमम 4 लाख से शुरू होती है। मेरी मीडियन सैलरी करंट है अभी 5.75 लाख आज की डेट में। मुझे अभी इस एंडेवर के थ्रू इस बेसिक सैलरी को, मिनिमम सैलरी को, मीडियन सैलरी को मुझे 12 लाख तक ले जाना है। वो तब मैं अचीव कर पाऊंगा जब मैं वैसे वाले पोजीशंस में इनको प्लेस कर पाऊंगा, क्योंकि हर एक कंपनी में देयर इज़ ए बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब होता है, मिडिल लेवल वाला होता है और हायर लेवल वाला होता है, जो मतलब इनोवेशन सेंटर्स में, रिसर्च सेंटर्स में जाते हैं। मेरी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं मेरे बच्चों को ऐसे तैयार करूं वो एटलीस्ट मिडिल लेवल वाली जॉब्स क्रैक कर पाएं एंड देन गो। एंड मैं इस साल से एक और प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ, समथिंग कॉल्ड एज ये एलीट स्टूडेंट प्रोग्राम। उसमें एलीट स्टूडेंट में क्या होता है कि राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैं कुछ बच्चों को उनकी मेरिट पे और उनकी इच्छा से भी एक आइडेंटिफाई करूँगा। एक 15% 20% बच्चों को मेरी इंटेक में से, मतलब 300-400 बच्चों को मैं आइडेंटिफाई करूंगा। राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर उनको बोलूँगा आपकी ट्रेनिंग बहुत रिगरस होगी, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर वो उस चीज़ के लिए तैयार हैं,
मैं वैसे वाला एक विंडो उनको दूंगा जहाँ पे वो रिगरस ट्रेनिंग करके दे शुड बी एबल टू क्रैक जॉब्स इन गूगल, दे शुड बी एबल टू क्रैक जॉब्स इन अमेजॉन, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में जहाँ पे आपकी मिनिमम सैलरी 60 लाख से शुरू होती है और 1.5 करोड़ 2 करोड़ की भी पैकेजेस हम बात करते हैं। तो वो वाला भी एक पाथवे मैं इस एंडेवर के थ्रू क्रिएट करने वाला हूँ। अभी आप थोड़ी देर पहले मर्सिडीज का नाम ले रहे थे। हाँ, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। यस, तो मैं देख रहा था कि बड़े बड़े नाम तो और भी हैं यहाँ पर कई, और गवर्नमेंट की एजेंसी भी है, ISRO भी है जिनके साथ मैंने टाई अप किया है फॉर सैटेलाइट, इसरो से भी फॉर दी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। एंड एज आई सेड, मैं ये जो बोल रहा हूँ बार बार मैं आपको यही बोलूँगा, जो भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस है देयर में बी लाइक 12 मैंने बोला, दो दे आर अटैच्ड विद सम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट फॉर द सेक ऑफ मैनेजिंग इट एंड ओनरशिप, बट मैं ये एंडेवर रहेगी, हमारी सारी टीम की एंडेवर ये रहेगी कि इसमें सारे बच्चे जाएं, मतलब विदाउट एनी बैरियर, कोई विदाउट एनी बैरियर ऑफ ब्रांच स्पेसिफिकनेस, उसकी बैरियर के बिना अगर वो जाएंगे तो जो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे, जिसमें हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी विद इन कोर्सेस, इंटरडिसिप्लिनरिटी, ट्रांसडिसिप्लिनरिटी, ये सब जो बातें कर रहे हैं हम लोग, उसका ट्रू नतीजा तब निकलेगा। पढ़ कुछ और रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा स्पेस में तो मैं जा सकता हूँ। हाँ, क्यूरियोसिटी से भी जा सकता हूँ, भाई क्यूरियोसिटी की भी पाथ क्रिएट करूंगा और एक स्ट्रक्चर्ड पाथ भी क्रिएट करूंगा। अगर बच्चा रियली चाहेगा कि मुझे यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, मैं उसको एक कोर्स का पाथवे क्रिएट करूंगा। हम 2 टाइप के कोर्सेज चलाते हैं। हम बोलते हैं नॉर्मल वाला इंजीनियरिंग कोर्स होगा जो 160 क्रेडिट से, हम एक माइनर भी चलाते हैं। और बहुत सारे बच्चे इसको हॉबी भी देखते हैं कि इट इज नॉट दैट इट इज देयर एजुकेटिव वर्टिकल से ही सेंटर ऑफ एक्सेलेंस देखेंगे, दे सी इट एज ए हॉबी ऑल्सो। कोई एप्पल लैब में जाके बैठ जाएगा और एप्पल की जो मतलब वर्क कल्चर है, मतलब वहाँ की जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो देखेगा, या सुपर कंप्यूटर लैब में चला जाएगा जहाँ पे एनवीडिया से हमने कोलैबोरेट किया है। मेरी फार्मेसी की प्रोग्राम भी है जहाँ पे ड्रग डिस्कवरी एक मेजर रिसर्च होता है, जहाँ पे डेटा जो होता है मल्टीपल डेटास को प्रोसेस करके एक स्पेसिफिक सोल्यूशन पे अराइव करने के लिए एक नॉर्मल कंप्यूटर पे अगर आपको 48 घंटे लगेंगे, 72 घंटे लगेंगे, वो ये सुपर कंप्यूटर लैब में आपको 1 घंटे में 1.5 घंटे में आपका रिजल्ट निकल के आएगा। तो यू क्रिएट एन इकोसिस्टम। देखूंगा सर। हाँ प्लीज, आपको विजिट करना है सारे सुपर कंप्यूटर लैब्स, तो सारे मतलब सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस सारे में जाऊंगा। अभी हम KIET के ब्लॉक E और H में खड़े हैं। सबसे हैपनिंग ब्लॉक्स हैं। क्यों? क्योंकि यही है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसकी बात हम सुबह से सुन रहे हैं। तो सब में चलेंगे, सब में देखेंगे क्या होता क्या है। खुल जा सैमसंग, वाह, क्या हाल है सर? तो मैंने सोचा कि इतना सारा काम हो रहा है, घुसकर पूछ ही लूं क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या कर रहे हैं सर? ये जो है AI स्किल लैब है, जो कि HP इंटेल के द्वारा कोलैबोरेटेड है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेनली जो भी AI प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे काम करते हैं, क्योंकि जो सिस्टम्स है वो AI बेस्ड सिस्टम है, जो कि सारे जितने भी डाटा सेट्स, क्योंकि एक भी कोई AI का अगर प्रोजेक्ट हो उसके डाटा सेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके ट्रेन करने के लिए हमें अलग सिस्टम डिज़ाइन करने पड़ते हैं। वो सारा सिस्टम यहाँ 65 सिस्टम टोटल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ के अपने प्रोजेक्ट्स को कंपाइल करते हैं एंड एक्सिक्यूट करते हैं एंड ओवरऑल क्लब बनता है। उसके बाद ये लोग हैकेथॉन भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और ऊपर से बच्चों के लिए बूट कैंप होता है। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनके लिए बूट कैंप होता है, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वो अवेयर नहीं होते कि AI वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पीयर ग्रुप चलता है, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे उन लोगों को पढ़ाते हैं और फिर उससे प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, और वो प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करके उन लोगों को प्राइज़ वगैरह भी देते हैं। अपने स्टूडेंट्स ही पढ़ा रहे हैं? जी, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे जो पढ़ाते हैं, यहाँ जो हैकेथॉन्स वगैरह विनर हैं। अच्छा, अपना नॉलेज शेयर करते हो? जी। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है जब इतनी पढ़ाई लिखाई हो रही है तो आपके यहाँ प्लेसमेंट का मामला भी अच्छा ही होगा। जी सर, प्लेसमेंट तो ओवरऑल बहुत अच्छा है सर। ऐसे प्लेसमेंट के लिए हमारे सर से बात करूँ सर, तो सवाल वही है मेरा कि कोई भी जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो ये बात तो ठीक है, पढ़ाई करने के लिए लेते हैं, लेकिन माता पिता के दिमाग में, खुद स्टूडेंट के दिमाग में भी रहता है कि यहाँ के बाद मेरा क्या होगा। सर, काइट में सबसे पहले ध्यान इस बात का रखा जाता है कि बच्चा जब हमारे पास आए तो हम बच्चे को एक अच्छा कैरियर दें। तो हमारे पास, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं। हर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हमने किसी ना किसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो कि करंट मार्केट से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है,
और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि हमें इस कार्य में सपोर्ट कर रही हैं। तो हमारे पास आप अगर देखें तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर भी है, हम साइबर सिक्योरिटी में भी काम कर रहे हैं, हम एआई स्किल्स में काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ से बच्चे इन्हीं स्किल्स पे काम करके स्टार्टअप्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा अपना ध्यान दे रहे हैं। और कुछ बच्चे हमारे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जो कि मशीन लर्निंग के जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट पे भी बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल स्पेसिफिक डोमेन ऑफ लर्निंग है। तो उस पर भी हमारे बच्चे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे को जो बहुत ध्यान देते हैं हम लोग, वो इंटर्नशिप पे हम काफ़ी ध्यान देते हैं कि जो बच्चा हमारा फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में भी जाता है तो बीच में जो गैप होता है उसमें हम बच्चे के साथ सोशल इंटर्नशिप पे ध्यान देते हैं कि बच्चा अपना सोशल डेवलपमेंट करे बाय गोइंग टू द कम्युनिटी। उसके बाद सेकंड और थर्ड ईयर के बाद बच्चे को हम अपने इंडस्ट्री का एक्सपोजर देते हैं। मल्टीपल कंपनीज से, अकेडमी से हमारा टाइप है जहाँ पर हमारा बच्चा इंटर्नशिप कर पाता है और बच्चों को पेड इंटर्नशिप्स भी मिल जाती हैं। तो इन सब एफर्ट्स के बाद जब फाइनली प्लेसमेंट की बात आती है तो हमारा प्लेसमेंट के बारे में तो लाइक वी आर वेरी नोन फॉर द प्लेसमेंट्स। काइट का प्लेसमेंट एक बहुत ही रेपुटेड कंपनीज के साथ कनेक्टेड है। इस साल का भी हमारा बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहा है। ऑलमोस्ट 90% हम बच्चों को अपने प्लेस कर चुके हैं, जिसमें से जो हमारा हाईएस्ट पैकेज गया है फॉर इंजीनियरिंग वुमेन इज 1.78 CR। उसके अलावा जो भी आप बड़े बड़े ब्रांड, जो भी बड़ी कंपनीज़ की बात करेंगे, सभी कंपनीज़ में हमारे बच्चे एस्टेब्लिश्ड हैं अच्छे तरीके से। करीब 26,000 बच्चा हमारे कैंपस से अभी तक पास आउट हो चुका है, जो कि ना ही सिर्फ भारत में जबकि पूरी दुनिया में, हमारे पूरी विश्व में हमारे कॉलेज का, कैंपस का नाम रोशन कर रहा है। और वो एलुमनी जो है उसका एक नेटवर्क भी हमारे को बहुत सपोर्टिव होता है। बच्चों को प्रोजेक्ट्स में भी गाइडेंस मिलती है उनसे, और बच्चों को और आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में हम लगातार एलुमनी से कनेक्ट करते रहते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी सहायता मिल जाती है उस सब एफर्ट्स के कारण। और हमारी जो फैकल्टी है वो तो हमारी एक रीढ़ की हड्डी है, जिसके कारण हम लोग इतना अच्छा प्लेसमेंट और इतना अच्छा बच्चों को एक कैरियर स्टार्ट दे पाते हैं इस कैंपस में। काइट इस बात के लिए काफ़ी फेमस रहा है और आगे भी हम यही प्रयास करेंगे कि आने वाले टाइम में हम लोग और कंपनी से और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े, ताकि हम जो अब एआई से बदलती हुई दुनिया है उस दुनिया में अपने कॉलेज का, अपने बच्चों का एक अलग स्थान प्राप्त कर पाएँ। तो जैसे आपके यहाँ से पढ़े हुए लोग बाहर हैं, इस वक्त नौकरी कर रहे हैं, अच्छी कंपनियों में होंगे, और जो चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री के सामने वो सीधा फेस करते होंगे, उनमें से आपकी कोशिश रहती है कि उन्हें बुलाया जाए, इन स्टूडेंट से मिलवाया जाए? हम लोग अपने कैंपस में जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स के दौरान बच्चों के साथ बहुत सारा इंटरेक्शन करते हैं, जिसमें हर डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पर आपने देखा बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो हर डिपार्टमेंट के जो अंदर फैकल्टी है वो अपने एलुमनी से कनेक्टेड रहती है। और एलुमनी को हम जब भी पॉसिबल होता है उनको बुलाते हैं यहाँ पर बच्चों से जुड़ने के लिए। वो लोग आते हैं, बच्चों से जुड़ते हैं। इवन हमारी एलुमनी अपने बच्चों का मॉक इंटरव्यू तक भी लेती है, आके बच्चों से कनेक्ट होकर, इसके ताकि तैयारी हो सके इंटरव्यू की। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे इंडस्ट्री से प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं, एडजंक्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो कि इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल्स हैं, जो इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं, पर वो हमारे पास भी आकर हमारे बच्चों से कनेक्ट करते हैं क्लासरूम्स में, बच्चों को इंटर्नशिप्स में हेल्प करते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं। और कुछ टॉपिक्स हमारी जो नॉर्मल सिलेबस है उसके हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री के ट्रेनर्स ही पढ़ाएंगे। तो वो ट्रेनर्स भी हमें आके पढ़ाते हैं। उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल सर्टिफिकेशंस में सर्टिफाइड हो गए हैं, और जो इंडस्ट्री में स्पेसिफिक डिमांड्स हैं उस पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है पिछले 4-5 साल से जैसे जैसे एआई का हमारा बढ़ता जा रहा है प्रचलन, उस हिसाब से अभी एआई रोल्स की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है। तो हमने मार्केट को पहले ही ओवरसी कर लिया था कि किस तरह से, किस रोल्स में मार्केट में हमारे बच्चों की रिक्वायरमेंट बनेगी और कैसे बच्चे की तैयारी एक्सपेक्ट करता है एम्प्लॉयर। उस सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपने बच्चों की तैयारी कुछ साल पहले से शुरू कर दी थी। तभी हम लोग अभी इस टाइम मार्केट में अगर हम देखें तो प्लेसमेंट में लोगों को दिक्कत हो रही है, पर हमें अपने बच्चे के साथ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हमारा बच्चा मार्केट में एक्सेप्टेबल भी है, और कंपनीज़ का और भी हमारे को सजेशंस आ रहे हैं कि हम कुछ और चीज़ें करें जिससे हम अपने बच्चों को और सक्षम बना सकेंगे आने वाले चैलेंजेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पुष्पेंद्र जी, इस चमचमाते हुए सेंटर में आप कर क्या रहे हैं और ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसको हम रन करते हैं एज स्टूडेंट क्लब। So there are several different clubs and societies in this college, in this campus. So student learn here by peer learning. मतलब वो एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को टीच करते, सीनियर्स जूनियर्स को, जूनियर्स अपने फर्दर जूनियर्स को। So इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों के टीचिंग आवर्स कंप्लीट होते हैं तो वो आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैठते हैं, जैसे 3 बजे या 4 बजे जैसे भी उनकी क्लासेस ऑफ होती है तो वो बैठते हैं यहाँ पे। देन 8 बजे तक, 9 बजे तक जब जो भी उनको काम करना होता है
एप्पल से रिलेटेड, iOS से रिलेटेड वो इस लैब में बैठते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल हार्डवेयर इसके अंदर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कुछ लेटेस्ट है, इसमें काम कर सकते हैं। उनको ऐप डेवलपमेंट करना है, मशीन लर्निंग करना है, AI करना है, सबके लिए लैब सूटेबल है। और हमारे पास इस लैब के अंदर 70 डिफरेंट मशीनें हैं, वर्क स्टेशंस हैं, और इन 70 मशीन्स ये सारी लेटेस्ट हैं। इनमें M4 चिप है, 500 GB स्टोरेज एंड 16 GB रैम इसके अंदर। सो अभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम बहुत सारी बूट कैंप्स, हैकाथॉन्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ वैसे भी करते रहते हैं, और बाहर से गेस्ट लेक्चर वगैरह फ्रॉम एप्पल और डिफरेंट अदर इंडस्ट्रीज हम उनके लिए सब कराते रहते हैं। तो यहाँ पर किसी भी कोर्स का कोई भी स्टूडेंट आके काम कर सकता है? हाँ जी, किसी भी कोर्स का, इनफैक्ट दिस इज मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब आप MBA से है कोई बच्चा, आप ये देख लीजिए इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से, किसी भी ब्रांच से, अगर उसको इंटरेस्ट है एप्पल में या iOS डेवलपमेंट में, तो वो यहाँ आ सकता है, बैठ सकता है और डेवलपमेंट कर सकता है। उसको फुल रिसोर्सेज मिलेंगे, फुल सपोर्ट मिलेगा, और पीयर लर्निंग से उसका और भी ज़्यादा बेनिफिट होता है। और ये है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ई मोबिलिटी। सर, क्या करते हैं आप लोग इस सेंटर में? हाँ, इस सेंटर में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और रिसर्च का काम भी करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने शुरुआती दौर में पेट्रोल इंजन वाले एक स्कूटी को पहले कन्वर्ट करा, उसका इंजन रिमूव करके उसको इलेक्ट्रिक बनाया, फिर उसके बाद में नए असेंबल किए, फिर उनमें गैजेट्स हमने डालने शुरू करे, जैसे उसको ऑटोमेटिकली वी कैन शिफ्ट इट टू मेन स्टैंड फ्रॉम साइड स्टैंड। उसके बाद में एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें वो एक्सीडेंट को ऑब्जर्व करने के बाद वो पास में किसी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ को जो भी हैं वो हमारे डेटाबेस में होंगी, उसको वो वहाँ पे मैसेज भेज देगा कि इस जगह से आपको एक किसी को रेस्क्यू करना है। तो इस तरह से हम लोगों की जान भी बचा सकते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें सिखाते हैं। प्लस हमारी अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जितना भी हम बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं, वो बैटरी भी हम अपने यहाँ पे खुद ही असेंबल करते हैं। सेल्स बाहर से आती हैं, उनको बैटरी इसको खुद ही बनाते हैं यहाँ पे। अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल देखेंगे, लेकिन ये बताइए मुझे, ये सेंटर कब से चल रहा है? या इसको करीब 6 साल हो गए हैं चलते हुए। 6 साल में हम लोगों ने इसमें रेट्रोफिटिंग से शुरू किया, फिर 2 व्हीलर्स बनाए, फिर 4 व्हील्ड कार्ट बनाई। आपने यहाँ पे कैंपस में चलती हुई देखी होंगी वाइट कलर की, वो सब भी यहीं पे बनाई हुई और डेवलप करी हुई है, पूरा डिजाइन एंड डेवलप। यहाँ का बहुत बड़ा रोल इसमें है कि आज की तारीख में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनके लिए अलग अलग तरह के गैजेट्स, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स, हम लोग वो गैजेट डिज़ाइन करते हैं और उनको सप्लाई करते हैं, उनको मुहैया करा देते हैं, सो दैट दे कैन टेक अप द बल्क मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दोज आइटम्स। और इसमें खाली ये नहीं है कि हम हार्डवेयर ही बनाते हैं, इसमें AI सपोर्ट भी देते हैं। तो कई बार फॉल्ट डायग्नोसिस के लिए हम लोग डेटा कलेक्ट करके उससे मशीन को ट्रेन करके हम AI बेस भी। तो कंपनियों से बातचीत होती है आपकी? जी हाँ, बहुत सारी कंपनी हमारे कांटेक्ट में है और उनके साथ में बात चल रही है। अभी तो ऑफ कोर्स 2 व्हील सेक्टर में है। नाउ आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द कांटेक्ट विद 4 व्हील सेक्टर आल्सो। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इन 6-7 सालों में आप लोगों का अचीवमेंट क्या रहा, क्या गिनाएंगे आप? इन 6-7 सालों में हमने कई एग्जीबिशंस में अपने प्रोडक्ट को रखा, हमें अप्रिसिएशन मिला, कई प्राइजेस भी मिले हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ग्रिडकॉन वगैरह बड़े बड़े जो नेशनल लेवल के एग्जीबिशंस हैं, कम्पिटिटिव शोज हैं, उनमें हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को शो किया है एंड वी हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय देम। इसके अलावा कुछ पेटेंट्स भी हमें मिले हैं, हमने कराए हैं, जिनको हम इंडस्ट्री के साथ में हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है उसके बारे में कि भाई बल्क मैन्युफैक्चरिंग को टेक कर सकते। हमारे बच्चों ने ये 2 व्हीलर सेगमेंट में एक बड़ा यूनिक ये तैयार किया है फंक्शन, और ये है एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जब ये राइड के लिए जाता है तो इसके मूवमेंट को सेंस करके इसमें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन हो जाता है, और जब भी कभी मूवमेंट होने के बाद में जब भी कभी ये व्हीकल 70 to 75 डिग्री टिल्ट होता है और उस पोजीशन में वो रहता है करीब करीब 1-1.5 मिनट, तो इसको हम ये मान लेते हैं और ये हमारा सिस्टम मान लेता है कि ये एक्सीडेंट हुआ है और वो जो बंदा है जो इसको चला रहा है वो उठ पाने में समर्थ नहीं है। अच्छा, इस केस में ये एक मैसेज भेजेगा। वो मैसेज हमने अभी तक एक सिम पर भेज करके चेक कर लिया है। वो मैसेज हम पेरेंट्स को भी भेज सकते हैं, हम पुलिस को भी भेज सकते हैं,
हम चाहें तो एम्बुलेंस सर्विस को भी भेज सकते हैं। सो हमें वो डेटा कलेक्ट करना है, अगर हमें एम्बुलेंस को भेजना है तो डेटा कलेक्ट करना है। इसके अंदर जीपीएस भी हमने लगाया हुआ है, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देगा कि इस जगह पे ये एक्सीडेंट हुआ है, आप फटाफट उसको मेडिकल एड प्रोवाइड कराएं। तो इस तरह से हम खास तौर से फॉगी वेदर में क्या होता है, ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। सड़क के किनारे कई बार सड़क पे जा रहा है, हैवी रश है, कोई बड़ा व्हीकल आ रहा है, हॉर्न बजाते बजाते आ रहा है, तो कई बार साइड में जाते हुए गिर जाते हैं। फॉगी वेदर में ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, तो उस केस में ये सिस्टम इन्फॉर्म कर देगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट का केस हो गया है और तुरंत पहुंचा जाए। तो इस सेंटर फॉर एक्सीलेंस में हम थे और ऐसे यहाँ पर KIT में 12 हैं, एक से हम निकले हैं और अब दूसरे में जा रहे हैं। सामने रोबोटिक्स है, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। अरे भाई ये क्या है, इसे लीजिए, इसे लीजिए। कौन चला रहा है इसे, कौन है इसका मालिक? यहाँ यहाँ क्या है भैया ये? सर ये एक ऑटोनोमस व्हीकल है। एक्चुअली हमारा इवेंट है फ्रॉम SAE इंडिया ए बाय SAE 2026, तो उसमें हम एक ऑटोनोमस व्हीकल बना रहे हैं। हमारा जुलाई में कंपटीशन है। अभी हमने इसे RC कार बनाया है, रिमोट कंट्रोल। अभी हम इससे आगे प्रोसेस चल रहे हैं कि इसे हम कंप्लीट ऑटोनोमस बनाएंगे ADAS लेवल 2 तक। नहीं, मैंने देखी बहुत है ऐसी, लेकिन ये खुद चलती हुई नहीं देखी। उसी को हम कर रहे हैं सर। एक्चुअली पहले हम पार्टिसिपेट करते थे ई बहा, ई सुपरा, एम सुपरा, एम बहाज में। अब हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं ए बहा में, जहाँ पे हमें ऐसा ऑटोनोमस व्हीकल बनाना है जिसमें इसका ऑटोनोमस स्टीयरिंग होगा, ऑटोनोमस थ्रॉटल होगा और ऑटोनोमस ब्रेक होगा। गाड़ी अपने आप चलेगी, रुकेगी, स्टीयर करेगी विद कैमराज एंड रेडार्स सेंसर्स। तो इसे बनाने में कितना टाइम लगा? सर जो रोल केस था, पूरा रोल केस बनाने में हमको 40 to 45 डेज लगते हैं। उसके बाद इसका सेंसर इंटीग्रेशन और ML रॉस इंटीग्रेशन में हमें मैक्स 2 मंथ्स हो चुके हैं। अभी हम और प्रोसेस कर रहे हैं इसको। तो इसका खर्चा वर्चा कैसे? कॉलेज देता है सर हमको। ये हमें कॉलेज से सपोर्ट मिलता है कि जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम कॉलेज को बताते हैं कि हम इस कंपटीशन में जा रहे हैं, हमारा ये फंड है, तो कॉलेज हमें फंड देता है। तो कब है कंपटीशन अगला? कंपटीशन हमारा जुलाई में है सर। जुलाई में? हाँ जी। तो उसी की तैयारी है? हाँ, उसी की तैयारी चल रही है। वाह भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब करो तैयारी। मैं रोबोटिक्स में आता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। तो सर, सेंटर ऑफ रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स में आप लोग कर क्या रहे हैं? वैसे तो मैं कुछ आइडिया लगा सकता हूँ, पर सरल भाषा में आप ही समझाइए। जी सर, बेसिकली सेंटर ऑफ रोबोटिक्स में हम 3 पिलर्स पे काम करते हैं, जिसमें एक पिलर हम यंत्रा क्लब की ट्रेनिंग के लिए रखते हैं, जिसमें हमारा क्लब का नाम है रोबो यंत्रा क्लब। दूसरा हमारा चलता है डायनोबोट्स क्लब और तीसरा हमारा चलता है एआईट्रॉनिक्स क्लब। यंत्रा में बेसिकली हम क्या करते हैं सर, IIT बॉम्बे हर साल एक रोबोटिक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें अपने बच्चों को हम पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हैं। तो पार्टिसिपेशन से पहले हम उनको बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सारे कंपोनेंट्स भी डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। दूसरा मैं अगर डायनोबोट्स क्लब की अगर बात करता हूँ सर, तो डायनोबोट्स क्लब बेसिकली बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करता है फॉर द एशियाज बिगेस्ट रोबोटिक इवेंट दैट इज कॉल्ड ABO रोबोकॉन। तो इंटरनेशनल लेवल पे इस इवेंट का नाम है ABO रोबोकॉन, जिसमें वर्ल्ड वाइड टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया भी अपनी एक टीम नॉमिनेट करता है। तो नॉमिनेशन के लिए या मैं कहूँ शॉर्टलिस्टिंग के लिए इंडिया भी नेशनल लेवल पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, रोबोटिक इवेंट दैट इज कॉल्ड DD रोबोकॉन, और ये दूरदर्शन और IIT दिल्ली के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन में होता है। इसमें सर हमने अभी रिसेंटली स्टेज 1 क्वालिफाई करा है एंड आवर टीम हैज सिक्योर्ड 93 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड वी आर एट द 4th प्लेस अलोंग विद IIT दिल्ली। और अभी हमारा सेकंड राउंड का इसमें वीडियो सबमिशन राउंड है, दैट इज ऑन 15th of May, जिसका रिजल्ट 31st of May में आएगा। देन वी विल कम्पीट फॉर फाइनल राउंड एट IIT दिल्ली। सर तीसरा हमारे यहाँ पे जो क्लब चलता है दैट इज एआईट्रॉनिक्स क्लब। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली बच्चे ड्रोन्स पे काम करते हैं और हर साल इसरो एक रोबोटिक चैलेंज ऑफर करता है, इसरो रोबोटिक चैलेंज IROC U के नाम से, जिसमें सर 2024 में हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया, जिसको हर्ष ने लीड किया। और सर वी हैव सिक्योर्ड 6th पोजीशन एट नेशनल लेवल। इसमें एक हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई थी कि भाई हमें बेसिकली ड्रोन कंट्रोल करना है विदाउट यूजिंग एनी GPS। तो उसके लिए हमने अपने एल्गोरिथम्स खुद की लिखी, प्रोग्रामिंग उसमें की, खुद का हार्डवेयर हमने डिज़ाइन किया। और फिर से इस बार सर हमें फिर से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसरो ने दिया है सेम कंपटीशन में, जिसमें कि बेसिकली इसरो को एक अपने आप सेफ प्लेस आइडेंटिफाई करना है फॉर लैंडिंग, ऑटोमेटिक चार्जिंग लेनी है और न्यू शॉर्टिंग पे निकल जाना है। मतलब कि ड्रोन हैज़ टू परफॉर्म ऑल दी ऑपरेशंस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, जिसमें हमने सर अभी 2 राउंड क्वालिफाई कर लिए हैं एंड वी विल कम्पीट फॉर राउंड 3 इन कमिंग मंथ ऑफ जुलाई। सर दीज आर द मेन क्लब्स। इसके अलावा अगर मैं कुछ बात करूं तो वी हैव अनुष्का ह्यूमनॉइड, बेसिकली नाम है अनुष्का ह्यूमनॉइड इसका नाम है सर।
ये नॉर्थ इंडिया की पहली ह्यूमनॉइड जो हमने 2023 में लॉन्च किया था सर, और अभी हम इसको बेसिकली अपग्रेड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग, एंड वी आर वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च अनुष्का 2.0 वर्जन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ में। बेसिकली जब इसका पहला वर्जन आया था तो एट दैट वर्जन शी इज एबल टू अंडरस्टैंड 16 डिफरेंट लैंग्वेजेस, शी कैन रिप्लाई इन इंग्लिश। With the help of Anushka, we can control the lights. She can give you the room temperature, current room temperature, name of some ministers. But now language is no barrier. Let's suppose if you want to ask in Sanskrit, she will reply in Sanskrit. अगर आप हिंदी में से बात करोगे तो हिंदी में रिप्लाई करेगा। तो वर्ल्ड वाइड जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सब हमने इसी में रखा है। इसके बेस को सर हमने कंट्रोल किया है व्हील्ड से। ये बेसिकली व्हील्ड मूवेबल बोट है जिसकी हेल्प से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और इसमें पहली बार हमने कुछ फ्लोटिंग सेंसर्स भी लगाए हैं विच इज़ यूज टू ऑटो ट्रैक। ठीक है, अगर आप इसको बोलते हो अनुष्का फॉलो मी तो शी विल मूव बिहाइंड यू, शी विल कंट्रोल द लाइट्स। कंप्लीटली हमने इसमें एआई मॉडल इंटीग्रेट किया है जिसको वेरी सुन वी आर गोइंग टू लॉन्च। सर दीज आर सम स्मॉल प्रोजेक्ट्स विच आर डेवलप्ड बाय द बीटेक ईसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली जब बच्चा स्कूल से कॉलेज में अपीयर होता है तो उसके लिए सेंसर्स माइक्रो कंट्रोलर्स की प्रोग्रामिंग बिल्कुल न्यू होती है, तो सर ये भी हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। और ट्रेनिंग पर्पस के लिए जो भी कंपोनेंट्स इक्विपमेंट्स नेसेसरी होते हैं दैट ऑल विल बी प्रोवाइडेड बाय आवर इंस्टीट्यूट, एंड दिस इज द मॉडल फॉर LFR एज यू कैन सी ऑन द टेबल ऑन द राइट हैंड साइड। क्या सर, इस मुझे थोड़ा हिंदी में समझाइए सर। हाँ सर, बेसिकली लाइन फॉलोवर रोबोट में क्या होता है कि इसमें हम IR सेंसर्स इंटीग्रेट करते हैं और इसको हम एक ट्रैक बना के देते हैं। ये उस ट्रैक को पूरा उसको ट्रैवर्स करेगा, और इसमें कंपटीशन में ये देखा जाता है कि भाई जो हम ट्रैक को कितने मिनिमम टाइम में और कितना ऑप्टिमाइज करके उसको करें। जैसे गूगल मैप है, हम उस पर मैप डालते हैं तो वो ऑप्टिमाइज करके बताता है कि भाई इस टाइम से इस रूट से जाओगे कितना टाइम लगेगा, तो हम मल्टीपल रूट बना के देते हैं अरीना पे। तो बच्चा खुद से ऑप्टिमाइज करता है अपने लिए पाथ, और मिनिमम टाइम पे जो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है दैट विल बी द विनिंग टीम। तो ये हम बेसिकली LFR में रखते हैं। तो ये बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए पहले से किया जाता है, ताकि अब जैसे इन द मंथ ऑफ जुलाई यंत्रा फॉर्म लॉन्च कर देगा अपने एक्चुअल कंपटीशन के, तो सर हम क्या करते हैं कि कोई काइट से एक टीम आगे नॉमिनेट होती है तो वो टीम कौन सी आगे जाए उसके लिए भी हम शॉर्टलिस्टिंग राउंड रखते हैं। तो हम 10 से 12 टीम्स पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बीच में इंटरनल कंपटीशन कराते हैं। तो जो हमारी बिल्कुल डिजर्विंग टीम्स हैं, जो चैंपियंस हैं, उनको फिर हम आगे नॉमिनेट करते हैं सो दैट दे विल बिकम चैंपियंस एट नेशनल लेवल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। आप समझ गए उन्होंने कहा होगा। ये है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजीज, और ये सेंटर KIIT में क्यों बना, यहाँ क्या क्या होता है, ये बताएंगे हमें सर। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक शर्मा है और मैं सेंटर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज ऑफ एक्सीलेंस का जो प्रमुख उद्देश्य एक तो नैनो सैटेलाइट डिज़ाइन करना है, इसका पेलोड डिज़ाइन करना है, और साथ साथ जो दूसरा उद्देश्य है वो जो हमारे आसपास के जो स्कूल्स हैं उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स के अपने कुछ विजन्स होते हैं स्पेस साइंस को लेकर, हम उन्हें नर्चर करना चाहते हैं। उन्हें बुलाते हैं आप यहाँ? उन्हें हम बुलाते हैं और यहाँ पर टाइम टू टाइम बूट कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो 1 वीक से 2 वीक तक के भी होते हैं। यहाँ पर हम उनको डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी इसरो इन्वेंशन कर रहा है, जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम उन्हें डिसेमिनेट करते हैं, उनके आइडियाज को उनसे लेते हैं, पूछते हैं, और वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं इस पर भी हम उनसे डिस्कशन करते हैं। तो जैसे यहाँ बहुत सारे KIIT में स्टूडेंट्स हैं, बहुत तरह के कोर्सेज हैं उनके पास, तो कुछ मतलब कुछ ही लोग आते हैं, सब आते हैं, कोई कोर्स होता है, या फिर ये क्लासेस के बाद की एक्टिविटी है? ये क्लासेस के बाद की एक्टिविटीज़ है। इसमें हम आफ्टर नून, लाइक फॉर एग्जांपल जब क्लासेस ओवर हो जाती हैं देन आफ्टर 5 to 9 ये लैब ओपन रहती है, और इसमें बच्चे जो भी अपने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको फिजिकली प्रोजेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख पा रहे होंगे, ये एंटीना डिप्लॉयमेंट असेंबली है। हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने इस असेंबली को पेटेंट किया है। इसमें एंटीना रोल हुआ है और इसके अंदर जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो हमारे बच्चों ने किया है, और उसको लेकर पेटेंट भी पब्लिश हुआ। और ये आसपास में देख रहा हूँ, ये सब आपने आई थिंक इसरो से मंगाया है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है, आसपास जितने भी स्कूल हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि किस तरीके से, अगर हम LVM-3 की बात करें तो वो कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से पार्ट असेंबलीज होते हैं। लाइक अगर हमें मंगलयान हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें किस किस तरीके की असेंबलीज यूज होंगी, क्या उसके सेक्शंस होंगे, उन सब बच्चों को उनकी क्यूरियोसिटी का आंसर देने के लिए हमने प्रोक्योर किया हुआ है इसरो से। ये काइट का जो स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है
इसके इतने अच्छे वर्क के होते हुए 2023 में हम लोगों ने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो के साथ MOU साइन किया, जिसमें उनकी जो साइंटिस्ट हैं वो हम लोगों को और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उसकी भी हमें एक्सेस मिलती है। साथ ही साथ वी आर द पार्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इसरो देहरादून एज अ नोडल सेंटर। तो जो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन ज्वाइन देयर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज फ्रॉम ऑफर्ड बाय द इसरो साइंटिस्ट। वाह, वेरी गुड। ये जो आपको आवाज़ें आ रही होंगी वो इन बड़ी बड़ी मशीनों की आवाज़ें हैं और हम आशीष सर के साथ खड़े हैं। सर, ये जगह क्या है, यहाँ आप लोग क्या करते हैं? ये है सेंटर ऑफ एडवांस्ड वुड वर्किंग और ये सेंटर 2022 में स्टार्ट हुआ था। बीजी इंडिया एक इटली की मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके सहयोग से। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, बीजी इंडिया एक वर्ल्ड में ये लीडिंग कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर दोनों ही चीज़ें बनाती है। और वुड वर्किंग इंडस्ट्री एक ऐसा है जो कि इट इज़ एन हाईली अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आप भी जानते हैं। और इस सेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि आगे आने वाला बहुत सारा टाइम इस इंडस्ट्री को जाने वाला है। और हम लोग यहाँ पर हर ब्रांच के स्टूडेंट्स को, चाहे वो मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या कंप्यूटर का क्यों ना हो, हम लोग उनको इन मशीन्स पे काम करना भी बताते हैं और वो मॉड्यूलर फर्नीचर को डेवलप भी कर सकता है और उसको डिज़ाइन भी करता है। इसके लिए हमने एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी है आईमॉस, उससे भी टाई अप करा था। उसका एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है आईमॉस, तो वो सॉफ्टवेयर की भी हमारे पास 10 लाइसेंसेस हैं। और इस कंपनी के जो अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, बी कैबिनेट, बी सॉलिड, उन सब के भी लाइसेंसेस हैं। उन सब पर डिज़ाइन होता है और डेवलप होने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली भी मशीन है, वो मशीन है और ये तीसरी मशीन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा नितिन जी, सबसे पहले स्टार्ट हमारी होती है इस वाली मशीन से। ये मशीन एक बार में 10 बोर्ड को एक साथ कंप्यूटराइज कटिंग कर देती है। अच्छा। एंड दैट टू ऑप्टिमम, मतलब हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि 95% बोर्ड मेरा काम में आ जाए। तो ये मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर होता है। इसके बाद दूसरा स्टेप है, उस पर मेरे साथी मुझे वो दिखाएंगे कि जो बोर्ड में हम लोग एज बेंडिंग करते हैं, उस मशीन पर एज बेंडिंग होती है। और वो एज बेंडिंग होने की वजह से ये पार्टिकल बोर्ड होता है, तो पार्टिकल बोर्ड पर मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है, जैसे कि ये। इसको छुपाने के लिए ये एज बेंडिंग होती है और ये एज बेंडिंग नॉर्मल कारपेंटर अपने हाथों से करते हैं जी। ये मशीन से पॉसिबल। ओके। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाली मशीन, जिसका नाम है रोवर गोल्ड। इस मशीन में वो कंप्यूटराइज सेटअप में वो ये कर लेता है कि कहाँ पर मुझे ड्रिल करना है, कहाँ पर मुझे होल करना है, कहाँ पर स्लॉटिंग करनी है, और ये सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, जैसे कि ये बच्चे लोग भी कर रहे हैं अभी। तो ये डिजाइन बना रहे हैं, ये डिजाइन बना रहे हैं। तो इन तीनों मशीनों की मदद से हम लोग कैसा भी मॉड्यूलर फर्नीचर है वो हम बना सकते हैं। और डिजाइन करने के लिए तो हमारे पास सिस्टम नहीं। तो बेसिकली आप लोग तो रोजगार जनरेट कर रहे हो। हाँ, हम स्किल है ये। यस, पूरी बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। ये बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है और हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे ऐसी कंपनीज में भी जाते हैं, जैसे कि आपको सुना होगा पेपर फ्राई है, गोदरेज इंटीरियो है, और भी हैं कुछ ऐसे MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो कि डिज़ाइन के सेक्टर में पूरे वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स लेती हैं। तो वो भी हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को इस एरिया में सिलेक्ट करती है और ये एक स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। और इसके लिए हमारी टीम है, ये मेरे साथी हैं विवेक भारद्वाज जी। आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और बाकी हमारा लैब स्टाफ है, वो सब लैब स्टाफ दिन रात मेहनत करके स्टूडेंट्स के साथ एफर्ट्स डालता है। कहीं जा नहीं रहा, आया हूँ।
यह है सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव मैकेट्रॉनिक्स, और यहाँ इस मर्सिडीज के साथ तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। क्या हो रहा है ये सर से ही पूछेंगे। सर, इतनी खूबसूरत मर्सिडीज को ट्रेनिंग कार बना रखा है आपने, क्या हो रहा है यहाँ? हम लोग इस सेंटर में मर्सिडीज बेंज के लिए मैन पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इसका बेसिक एम है। और नितिन जी, मैं बताना चाहूँगा, हम लोगों ने ये सेंटर 2018 में इस्टेब्लिश करा था, और प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव है, मर्सिडीज बेंज का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं एडम, एडवांस डिप्लोमा इन ऑटोमोटिव मैकेट्रॉनिक्स। सो एडम प्रोग्राम को इस सेंटर में चलाया जाता है। इंडिया में भारत स्टेज 6 इंजन 2020 में आए थे, उसके बाद से B6 इंजन की स्टार्ट हुई थी, जबकि हमारे सेंटर में 2018 में ही यूरो 6 इंजन आ गए थे, क्योंकि मर्सिडीज बेंज के लेटेस्ट इंजन हैं। बहुत सा आप देख रहे होंगे ये इंजन पूरा खुला हुआ है, क्योंकि इस इंजन को के ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। इसकी डिसअसेंबली कर रखी है, वो है वो। और हमारे पास मर्सिडीज बेंज के भी अलग अलग तरीके के इंजन हैं। ये पेट्रोल इंजन है, एक डीजल इंजन है, और इनके अलग अलग स्पेशल ट्रांसमिशंस हैं। 2 ट्रांसमिशन आते हैं जो कि बहुत ही एडवांस हैं। तो उनमें से ये देख रहे होंगे, ये ट्रांसमिशन पूरा खुला हुआ है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऑयल गैलरीज हैं, जिस ऑयल गैलरीज के थ्रू ऑयल पास ऑन होता है। और अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी में एंजॉय करते हैं तो वो एक गियर से दूसरा गियर कैसे बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। वो सब इसी में ही फ्लो, जो तेल ऑयल जो जाता है उसी का ही कमाल। तो सर, कौन सा कोर्स कराते हैं यहाँ पे? ये एक एडम कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा इन ऑटोमोटिव मैकेट्रॉनिक्स। और इसके अलावा काइट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इररेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, हम उन सब बच्चों के लिए इंजन्स और ट्रांसमिशंस पे और गाड़ी के ऊपर हम उसमें उनके लिए शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराते हैं। और उनको इंजन वायरिंग, असेंबली, डिसअसेंबली, ट्रांसमिशन स्टडी, ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और इसमें हमें मर्सिडीज बेंज की तरफ से एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जिसको बोलते हैं वर्कशॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमें वर्कशॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम के भी लाइसेंसेस अवेलेबल हैं, और उसके लाइसेंसेस के थ्रू ही हम किसी भी गाड़ी का वायरिंग डायग्राम चेक कर सकते हैं, किसी भी गाड़ी के फॉल्ट चेक कर सकते हैं, उसका डायग्नोसिस चेक कर सकते हैं। तो मतलब ये एक सागर है, और सागर में से निकालना चीज़ें, मंथन करना, ये सब बच्चों का काम है और हमारे ट्रेनर का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। KIET में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और उनमें से करीब करीब आधे 4,000 के करीब इन 9 हॉस्टल्स में रहते हैं। तो जब भी कोई सोचता है घर से बाहर जाकर पढ़ने की, तो यही सोचता है कि भाई पढ़ूंगा तो ठीक है, लेकिन हॉस्टल कैसा होगा, क्या माहौल होगा वहाँ पर। तो हमें मौका मिला है KIET के एक हॉस्टल को विजिट करने का। आइए देखते हैं कैसा माहौल है। कॉमन स्टडी रूम है यहाँ पे हॉस्टल में। मुझे कौन अपना हॉस्टल दिखाएगा यहाँ? आपका नाम क्या है? आप पढ़ाई कर रही हो? मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? आप मुझे हॉस्टल दिखाओगे अपना? आइए आइए। वैसे हम चल कहाँ रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं जिम। जिम? यस सर। तो हॉस्टल में जिम है? हाँ सर, यहाँ पे बहुत अच्छा एक जिम है। तो नॉर्मली जाते हो तुम वहाँ? हाँ सर। या मुझे घुमाने ले? नहीं सर, जाते हैं। सो द टाइमिंग इज फ्रॉम मॉर्निंग 6 to 8:30 एंड इवनिंग 5:30 to 9 PM। ओके। सर यहाँ पे हम जिम एंड योगा दोनों करते हैं। और यहाँ पे एक बुद्धा का पेंटिंग भी है, जो कि हमारी एक कॉलीग ने बनाई, श्रेया नाम है उसकी। तो सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब कहाँ जा रहे हैं हम? अब हम जा रहे हैं सम मेस। लड़की कुछ कुछ तो पढ़ रही है, मेरी तरह पढ़ाती है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि पढ़ क्या रही है। काफ़ी मुश्किल पढ़ाई है, बोल्ड है सब्जेक्ट का नाम। हाँ, तो मिस कस्तूरी नाथ
यस सर। आप तो असम से हैं, हाँ सर। वहाँ से लेके यहाँ तक बीच में और कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ पढ़ी नहीं, आप सीधा यहीं आई पढ़ने गाजियाबाद? सर कॉलेजेस तो बहुत मिले थे, बट मेरे फादर डिफेंस में है, तो वो उस टाइम पे जब मैंने कॉलेज लिया था तो उस टाइम पे वो दिल्ली में ही थे, तो उस हिसाब से लेके दिल्ली उनको बहुत सेफ प्लेस लगती है, मतलब कि वो बहुत सालों से दिल्ली में रहे तो उनको अच्छा लगता है दिल्ली में। तो फिर हमारा ऐसा था कि दिल्ली में कॉलेज लिए तो ज़्यादा सही रहेगा, तो फिर दिल्ली के कॉलेजेस हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में थे। उनमें से एक ये भी कॉलेज था क्योंकि मेरे फादर के मतलब पेरेंट मतलब के दोस्तों ने बोला था कि ये कॉलेज अच्छा है, तो फिर ये हमारे लाइक ऑप्शन में था। तो फिर एट द एंड इसी कॉलेज में मिल गया एडमिशन, तो वी ऑल आर वेरी हैप्पी। लड़कियों के लिए सेफ सिक्योर है? सर ये कॉलेज ना मतलब सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट है, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो बहुत सही है सेफ्टी के लिए। खुश हो तुम? यस सर, खुश तो हूँ मैं। चलो तो फिर खुशी खुशी खाना खाओ, यस मैं ज़रा घुमाता हूँ, फिर मिलते हैं। ओके बाय। बाय। बाय द वे, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। मानो पता है, बचपन में ना पूरा एक चक्कर लगा देते थे उसका। अभी मत कहना कि फिलहाल इसके टूटने का खतरा है। बस कट मार दो यार। नहीं नहीं, उछल के नहीं आओ। गर्ल्स हॉस्टल घुमाया आपको, अब जरा बॉयज हॉस्टल भी आते हैं। तो सर आपके कहने के बाद हाँ जी, मैंने कैंपस पूरा देख लिया, बढ़िया। और अब तो हमें पता है कि 90% 95% फर्नीचर जो है वो कहाँ से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है। तो अब तो काफ़ी कुछ पता है। हाँ। लेकिन फिर भी मुझे अब आपसे ये जानना है इस पॉडकास्ट के आखिर में कि KIT की शुरुआत हुई कैसे थी, और इतने कॉलेज यूनिवर्सिटी आसपास हैं, अलग पहचान बनाई आपने, तो वो बनाई कैसे? ये तो सब 28 साल पहले शुरू हुआ था। 4 हमारे फाउंडर्स जो हैं, एडोप्रेन्योर्स, मैं एडोप्रेन्योर्स बुलाऊंगा उनको, 4 हमारे फाउंडर्स जो हैं एक साथ जुटे, और उनके माइंड में ये एक आई कि इस रीजन में एक बढ़िया वाला हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना है। जब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना है तो ऑब्वियसली उस ज़माने में इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी डिमांड थी कि इंजीनियर्स आएँ, और काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस साउथ में बने थे, साउथ ऑफ इंडिया में, तमिलनाडु भी होगा, कर्नाटक भी होगा। तो नॉर्थ में इतना डेवलप नहीं हुआ था यहाँ इंजीनियरिंग एजुकेशन। नॉर्थ के बच्चे साउथ जाते थे पढ़ाई करने के लिए, तो इनके माइंड में ये आया कि सिमिलर वाला अच्छी क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यों ना बनाए यहाँ पे। तो उसकी मतलब नींव रख के उन लोगों ने कि दे स्टार्टेड दिस KIT, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट। 30 years बैक कैसा रहा होगा ये, एंड दे हैड दिस विजन कि ऐसी एक जगह में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो करें, वो भी हायर एजुकेशन में करें। तो ऑब्वियसली दे केम विद अ विजन, उनका एक विजन था कि दे गिव द बेस्ट एजुकेशन एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट टू द स्टूडेंट्स। सर आजकल चारों तरफ इतनी बात हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप की, और हम भी जब किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो मैं ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि इसके मामले में आप लोग क्या कर रहे हो, तो आप बताइए KIT क्या कर रहा है? सी वी आर ऑलवेज लाइक, हमारी मोटो ये भी होगी, अब्दुल कलाम जो अपने प्रेसिडेंट थे वो हमेशा बोलते थे कि बी ए जॉब गिवर रादर देन जॉब सीकर। 18 साल इस देश ने कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखा ही नहीं। मतलब देयर वाज नो विजन कि बोले हम वो जो भी वो पहले वाला जो पॉलिसी था जिसको ब्रिटिशर ने यहाँ पे छोड़ा था, हम मैकलेस पॉलिसी बोलते हैं, अपने प्रधानमंत्री भी बोलते रहते हैं इसके बारे में, मैकलेस पॉलिसी। तो उस पर ही हम थोड़ा ट्विकिंग करके हम करिकुलम चला रहे थे। बट वी गॉट टू नो, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दी सर्वेस ऑफ ASSOCHAM, NASSCOM, IICAI, सबकी सर्वेस भी, जहाँ हम बोल रहे हैं कि मात्र 10% बच्चे एम्प्लॉयबल हैं। तो ऑब्वियसली वाई दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, बिकॉज दे डोंट हैव द स्किल सेट्स। स्किल सेट्स मतलब स्किल सेट इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मैं साइंटिस्ट भी बनाऊंगा, बट पैरेलली मैं जॉब मार्केट में ग्रेजुएट्स भी दूंगा जो कॉम्पीट कर सके ग्रेजुएट।
तो ये वाला विजन द कौशलम सर्वसाधारणम जो है ये आज की नहीं है। जब से मेरी इंस्टीट्यूशन बनी है, मतलब 27-28 साल पहले से अपने जो फाउंडर्स हैं इंस्टीट्यूशन के, उन्होंने ऑलरेडी इसकी इम्पोर्टेंस जान ली और अपना इंस्टीट्यूट का मोटो ये रखा कि कौशलम सर्वसाधारण, मतलब दे वर एबल टू अंडरस्टैंड स्किल इज़ दी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। अगर स्किल सेट नहीं होगा तो मतलब सारा एफर्ट बेकार जाएगा। डेफिनेटली तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। एंड नाउ देर आर पॉलिसी सपोर्ट ऑल्सो, पॉलिसी गाइडलाइंस ऑल्सो। गवर्नमेंट भी बोलती है कि स्किल पे ज़्यादा ध्यान दो, और जब करिकुलम बनती है बोलते हैं कि एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ द कोर्सेस मस्ट बी रिलेटेड टू एनहांसमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्किल पर आज जोर है। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं KIT ने 3 दशक पहले समझ लिया था और अपनी मोटो बना दिया, अपना पंच लाइन बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए। मैंने सीखा आज 3D प्रिंट निकालना। पढ़ाकू नितिन, आपने इस एपिसोड से क्या सीखा आप बताइएगा। अब तक हम 4 स्टेट में 4 यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि हमें आपकी यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, उसे कवर करना चाहिए, सब कुछ दिखाना चाहिए वहाँ क्या क्या हो रहा है, तो प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बस अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नए स्टेट में, किसी नई यूनिवर्सिटी में। देखते रहिए पढ़ाकू नितिन।